हेलो। कक्षा 8। आज 22 अगस्त है और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है नील विद्रोह और उसके बाद क्या हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने अर्थात हजारों किसानों ने नील की खेती करने से मना कर दिया था। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों लाखों किसानों ने नील की खेती करने से मना कर दिया। जैसे जैसे ये विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से मना कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। कौन? किसान लोग नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। जो उनके पास हथियार थे वही लेकर। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का समाज में बहिष्कार किया गया। यानी फिर भी अगर कोई बागान नील की खेती के जो बागान मालिक थे उनके लिए काम करता था तो समाज में उसको बाहर कर दिया जाता था। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की गई। यानी जो बागान मालिकों की तरफ से लगान के लिए कर्मचारी आता था उसको गुमास्ता बोलते थे, अर्थात वो एजेंट था। इनसे किसानों से लगान लेके वो मालिकों को देता था। रैयतों ने कसम खा ली कि न तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों के लाठी वालों लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? इसमें कोई शक नहीं था कि नील की खेती बहुत दबा कर रखने वाली थी। शोषण होता था इसमें, लेकिन जो लोग दबे रहते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते। ऐसा कभी कभी होता है। तो ये कैसे स्टार्ट हुआ अभी ये देखिए आप। 1859 में नील की जो खेती करते थे उन किसानों को लगने लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें उस स्थान के लोकल जो जमींदार हैं और मुखिया हैं उनका भी समर्थन मिल सकता है। यानी वे भी उनके साथ हैं। कौन? जमींदार और मुखिया। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरदस्ती दस्तखत करवाए गए थे उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और रैयतों को अर्थात किसानों को नील की खेती करने से मना करवा दिया। अब जो नील की खेती करने वाले किसान थे और जो लाठी वाले थे उन्होंने कहा कि आमने सामने की लड़ाई होगी। अब तो खुद जो जमींदार थे जो नील की खेती करने के इच्छुक नहीं थे, करवाने के इच्छुक भी नहीं थे, वो कई स्थानों पर बंगाल में कई स्थानों पर किसानों को ये कहते हुए घूमने निकले कि आप खेती मत कीजिए। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिक जो उनसे बागान मालिकों की ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरदस्ती लंबे समय के लिए जमीन उनसे ले लेते थे। तो जमींदार इसलिए साथ हो गए उनके। नील के किसानों को यह भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार जो संघर्ष में उनका साथ देगी। यानी नील के किसानों को यह भी लग रहा था कि अंग्रेजों की जो सरकार है वो भी उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और जो बड़ा विद्रोह होने वाला था उस खतरे से डरी हुई थी। यानी 1857 में लक्ष्मीबाई द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लिए विद्रोह हुआ था। ठीक उसके 2 साल बाद ये विद्रोह होने की चिंगारी भड़क उठी थी तो अंग्रेजी सरकार थोड़ा सा घबरा गई थी। जब नील की खेती करने वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन, मजिस्ट्रेट कौन था उस टाइम? एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया। इसमें कहा गया कि रैयतों को अर्थात किसानों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो उसने भी मना कर दिया था। आप देखिए अब इनको समर्थन हासिल होने लगा है, परंतु नोटिस के आधार पर
लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने वालों को हुक्म दे दिया है। रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया, यानी मजिस्ट्रेट ने नोटिस निकाला था, लेकिन किसान ये समझने लगे कि रानी विक्टोरिया का ऑर्डर है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। तो किसानों ने जो विद्रोह कर रहे थे उन्होंने माना कि ये ईडन जो है, जो मजिस्ट्रेट का जो लेटर है, ये भी हमारे समर्थन में ही आया है। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील की खेती जहाँ पर होती थी वहाँ पर चल पड़े, उस साइड में चल पड़े। उन्होंने किसानों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ लिख लिख कर लोगों को बताया। इस बगावत से परेशान होकर सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए एक सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए नील आयोग भी बना दिया गया। सरकार ने नील कमीशन बना दिया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की, उनकी बुराई की। आयोग ने कहा कि नील की खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा नहीं। आयोग ने रैयतों से कहा कि ये मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से चाहे तो नील खेती बंद कर सकते, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध फिलहाल कंप्लीट नहीं हुआ है उसको तो वो पूरा कर दे, लेकिन आगे उनकी मर्जी पर डिपेंड कर सकता है। काम करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो मना भी कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन लगभग खत्म हो गया था, धराशायी हो गया, ढह गया था। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी में आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा, बनावटी केमिकल मिलाकर। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। यानी 1915 में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से बैरिस्टर की उपाधि लेकर इंडिया आए थे, तो उस समय तो उनकी उम्र जो थी 46 साल थी। तो एक किसान ने उनको चंपारण अर्थात बिहार में आने का न्योता दिया कि किसानों की दशा देखे। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ये जो है आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन इससे संबंधित थोड़ा सा और है। ये एक किसान की कहानी है भी। भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात की थी। तो हाजी मुल्ला ने इस प्रकार जवाब दिए। तो WS सीटन कार नील आयोग के अध्यक्ष है। ये प्रश्न बन सकता है अभी। 1859 में गठित जो नील आयोग के अध्यक्ष थे उनका नाम बताइए। WS सीटन कार। उसने पूछा, क्या अब तुम नील खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे? हाजी मुल्ला कहता है, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्त मुझे संतुष्ट कर सकती है। यानी ऐसी कोई शर्त है ही नहीं जिससे मैं नील उगाने के लिए तैयार हो जाऊँ। श्री साले, ये दूसरा अधिकारी है, क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करोगे? यानी तुम अगर नील का बदले में 1 बंडल इकट्ठा करते हो तुम, तो 1 रुपये मिलेगा तो भी नहीं। हाजी मुल्ला कहता, नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने के बजाय मैं कहीं और चला जाऊँगा, भीख मांग लूँगा, परंतु नील नहीं उगाऊँगा। तो ये चीज़ें है भी। नील की खेती खतरनाक खेती थी। ये वेस्ट इंडीज के नील उत्पादन, ये देखिए 18वीं सदी की शुरुआत में फ्रांसीसी मिशनरी जो बेप्तिस्ट लाबात ने कैरिबियाई द्वीपों का दौरा किया और इस इलाके के बारे में विस्तार से लिखा। यह तस्वीर लाबात की एक पुस्तक से ली गई है। इस तस्वीर में यहाँ के फ्रांसीसी बागानों में नील उत्पादन के सारे स्टेप्स को दिखाया गया है। इस तस्वीर में यहाँ के फ्रांसीसी बागानों में नील उत्पादन के सारे स्टेप्स को दिखाया गया है। बाएं सिरे पर आप देख सकते हैं कि गुलाम मजदूर नील के पौधों को सेटलर वाट में डाल रहे हैं।
एक और मजदूर एक मशीन चरखी से घोल को घुमा रहा है और दाएं से दूसरा 2 मजदूर नील की लुगदी को बोरों में भरकर सुखाने के लिए जा रहे हैं। अगले हिस्से में 2 मजदूर नील की लुगदी को मिलाकर सांचों में ढालने के लिए तैयार कर रहे हैं। तस्वीर के बीचों बीच बागान मालिक ऊंची जगह खड़े होकर सारे गुलामों पर नजर रख रहे हैं। तो इसमें चित्र में जो चित्र है ये कहाँ का चित्र है, ये आ सकता है आपके बुक में, क्योंकि इस बार बोर्ड की है तो हो सकता है बोर्ड से आ जाए पेपर, उसमें ये पूछा जाए ये चित्र कहाँ का है और कौन से उपनिवेश का है। तो फ्रांसीसी कैरिबियाई द्वीपों का चित्र है ये। तो आज इसके साथ आपका चैप्टर पूरा होता है। कल आपको एनसीईआरटी के सारे जो क्वेश्चन हैं वो लिखने हैं। ठीक है भाई, थैंक्स।